अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये 9th क्लास से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। उससे पहले तो हमने 8th क्लास में बड़ी सिंपल सी मैथ पढ़ी होती है और उसमें हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जो 9th में जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो आज जो है वो मैं आपको सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस को और मैट्रिसेस को, और लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमारे पास आ गया कि मैट्रिक्स, व्हाट इज़ मैट्रिक्स? आर रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन of real numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 7 respectively। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ है कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, अगर आपके पास रियल नंबर की अगर आप कोई कलेक्शन ले लें और उसको रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिख दें। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? ये होता है रेक्टेंगुलर एरे। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ये जो स्क्वायर होती है वो तो इस तरह से होती है हमारे पास, इस तरह से। तो रेक्टेंगुलर एरे जो होता है वो इस शेप में होता है। अच्छा, अगर हमारे पास कलेक्शन हो रियल नंबर्स की और उसको हम रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे मैट्रिसेस है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, इससे परेशान नहीं होना। मैट्रिसेस क्या होती हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होगी तो उसको हम मैट्रिसेस कह देंगे, सिंपल। और अगर हमारे पास एक है तो उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको हम मैट्रिसेस नहीं बोलेंगे। अब यहाँ से हमने देख लिया कि अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ये क्यों इतना प्रोमिनेंट किया कि रियल नंबर की कलेक्शन होनी चाहिए? वो इसलिए है कि हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास मैट्रिसेस में यूज़ नहीं होते, हमारे पास सिर्फ रियल नंबर्स यूज़ होते हैं। तो अगर हम रियल नंबर्स को लें और उनको रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिखें तो सिंपली उसको हम लोग मैट्रिक्स कह देंगे। अच्छा, आगे उन्होंने कुछ नंबर्स ले लिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। ये रहे, ये उन्होंने उसको उस फॉर्म में लिख दिया कि 1, 3, 4, 7, 2, 0। और इन्हीं नंबर्स को अगर हम इस तरह की ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिख देंगे, तो सिंपली हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास है मैट्रिक्स। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, जैसे हमारे पास 1, 3, 4, 7, 2, 0, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हमने सिर्फ मैट्रिक्स को देखना है कि इसमें हमारे पास रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। उसके अलावा हमने ये देखना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर हमारे पास, तो वो हमारे पास इक्वल कैसे होती हैं, बस ये पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं मैट्रिक्स। आगे हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स क्या होती है मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास सिंपली मैट्रिक्स की एक शेप बनी हुई है, ठीक है, इस तरह होती है हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑर्डर क्या होता है और इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन सी होती हैं। बस ये चीज़ें हम सिंपली मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। अच्छा, रोज़ क्या होती है? ये जो लाइन है ना इस तरह रो में, इसको हम कहेंगे रो। ये रही, ये वाली जो ये पहली लाइन जो है ना, ये हमारे पास, इसको हम आर से कह देते हैं, आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट ये हो गई, ये भी आर है और ये भी हमारे पास रो है। यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास हैं ये 3 रोज। तो बेसिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि रोज़ क्या होती हैं, तो हम कह देंगे कि वो एंट्रीज दैट आर
represented in horizontal way is called रो, यहाँ पे रोज भी हो सकती है, ठीक है। वो एंट्रीज जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजेंटल वे में, उसको हम कह देंगे कि वो हमारे पास होती हैं रोज। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, ये सीधी सीध में जो आती है ये हमारे पास होती है हॉरिजेंटल, और ये हमारे पास होगी रो। अब हमारे पास है कॉलम क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और यही वाली मैट्रिक्स बना देती हूँ। ये देखिए, ये वाली मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 0 3 5 4 2 1 और -1। अब इसको देखें, ये तो थी हमारे पास रोज़। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये है हमारे पास कॉलम्स। ये कॉलम, कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से, सी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी C1 C2 C3। और बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखें तो हम कह देंगे कि एंट्रीज दैट आर represented in vertical way is called column। ठीक है, होप सो मेरी हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ आ रही हो कि वो एंट्रीज जो कि रिप्रेजेंट होती हैं वर्टिकल वे में, उसको हम कह देंगे कॉलम। और वो एंट्रीज अब क्या है, एंट्रीज यही तो हैं 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, इसी को ही हम एंट्रीज कहते हैं। इनको एलिमेंट्स भी कह देते हैं, एंट्रीज भी कह देते हैं। तो मैट्रिक्स में बेसिकली जो है ना वो एंट्रीज का वर्ड यूज़ होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो भी एंट्रीज रिप्रेजेंट होंगी हॉरिजेंटल वे में इस तरीके से, वो हमारे पास हो जाएंगी रोज़। और वो एंट्रीज जो रिप्रेजेंट होंगी वर्टिकल वे में, वर्टिकल वे वही होता है, जैसे मैंने तो अपने टाइम में इसी तरह से याद किया था कि अगर हम कोई भी बॉल है और उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसको हम वर्टिकल कहते हैं। हमेशा जब भी हम फिज़िक्स वगैरह की बुक्स में जब भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो उसमें कभी भी हॉरिजेंटल का वर्ड नहीं यूज़ होता। तो मुझे उससे हमेशा याद आता है कि वर्टिकल जो है ना वो हमारे पास इस तरह होता है, हॉरिजेंटल इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ऑल रोज़। अब ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, MCQs। ऑल रोज़ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितनी भी रोज़ हैं उनके हमेशा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखें, ये हमारे पास थी मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास होगी रोज़ में जितने भी एलिमेंट्स है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना NO, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट रो में देखें 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेकंड रो में भी 1 2 3 हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट रो में जो है वो 3 एलिमेंट हैं, सेकंड में 3 है, थर्ड में 2 हो जाएं, ये जगह खाली हो, ऐसे नहीं होता। जितने भी एक रो में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही सेकंड में होंगे, उतने ही थर्ड में, उतने ही बाकी रोज़ में होंगे। सेम एज इट इज़ आप कॉलम्स के लिए यूज़ करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम्स में यूज़ होंगे, एक कॉलम में होंगे, वही दूसरे कॉलम में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर हम इसको देखें, हमारे पास 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इधर से देख लेते हैं 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में है, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स ही हैं। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया और ये वाला भी क्लियर हो गया। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को और थर्ड पॉइंट को लेकर के। थर्ड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स मे नॉट बी सेम। यानी अगर आप इनको इंडिविजुअल देखें, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग देखें,
रोज़ को अलग से देखें, कॉलम्स को अलग से देखें, तो जितने भी एलिमेंट्स रोज़ में यूज़ होंगे एक रो में होंगे, उतने ही एलिमेंट्स बाकी रोज़ में भी होंगे। जितने एलिमेंट्स एक कॉलम में यूज़ होंगे उतने ही एलिमेंट्स बाकी कॉलम्स में भी यूज़ होंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ रोज़ में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स में भी उतने ही हों। अगर इस एग्जांपल को देखें तब तो यही है कि 3 ही एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ रोज़ में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, 3 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे यूज़ हो रहे हैं। हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। ये बल्कि ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे ये है एग्जांपल हमारे पास। अब देखिए 1 3 4 7 2 0, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हम लोग लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई R1 R2, ठीक है, ये होगी 2 रोज़। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, रो में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 3। अब हम कॉलम्स में देखते हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स तो 3 हैं बट एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, एक कॉलम में कितने एलिमेंट है 2, तो कॉलम्स में एलिमेंट आ गए 2। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसी ही मैट्रिक्स हो जिसमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रोज़ में यूज़ हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉलम्स में भी यूज़ हों, ये कंपलसरी नहीं है। यही इन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन रोज़ एंड कॉलम्स मे नॉट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यकीन माने ये वो चीज़ है जो आपसे आप मास्टर लेवल पे भी चले जाएंगे ना तब भी आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे। और उसके अलावा इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछ जाती है कि आपको मैट्रिक्स दे दी जाती है और आपसे कहते हैं कि बताएं इसका ऑर्डर क्या है। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ ऐसा जब भी बुक पढ़ते हैं तो ये ना सोचा करेंगे कि ये मैंने बस 9th यहीं ख़त्म होगी और ये आगे मेरी चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, इसमें एडिशन होती जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, मैंने एक मैट्रिक्स ली है। तो इसमें अब देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जो होता है ना वो हमारे पास जो देखने का तरीका होता है वो होता है m/n। ये जो तरीका है ना इससे हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n। अब m क्या है यहाँ पे, m है हमारे पास, ये मैं ना इसको यूँ लिख रही हूँ, ये होता है नंबर ऑफ रोज़। आप लोगों ने इस तरह से नहीं लिखना क्योंकि हो सकता है कि जो चेकर है वो ये चीज़ उसको ना मुनासिब लगे, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है ये चीज़ लिख के, तो हम ऐसे ही लिखते हैं अब नंबर ऑफ़ रोज़। अब ये होगी नंबर इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। n को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम से, m को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ से। तो जब भी आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, m/n। इसको देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं, सबसे पहले हम ये देख लेंगे, ये आ गई R1 R2, 2 रोज़ आ गई हैं। यूँ देखें इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, C1 C2 C3, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। रोज़ यानी कि m = 2 है और हमारे पास n = है 3। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2/3। यही हमारे पास ऑर्डर है। जब भी कोई मैट्रिक्स आपको दे देगी आपको फ़ौरन से, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा इसका ऑर्डर क्या है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल की तरफ हम देखें तो हमारे पास 3 2 5 है। अच्छा, इसको देख के अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, 3 2 5 ये कैसी मैट्रिक्स है, इसका तो कोई नीचे है ही नहीं कोई नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो या जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ़ रोज़ में उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स में भी हों। अब हम इसकी रो देखें तो हमारे पास सिर्फ एक रो बन रही है, ठीक है, और इसके कॉलम्स कितने बन रहे हैं 1 2 3, C1 C2 C3। हमारे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं इसके और एक रो बन रही है इसकी। तो हमारे पास m क्या आ गया 1, n आ गया हमारे पास 3। तो सिंपली हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हम फ़ौरन से बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर है 1/3, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी हमारे पास एनी
मैट्रिक्स दैट कंटेन एंट्री डज नॉट हैव ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें कोई सिंगल एंट्री भी है ना, यानी अगर यहाँ पे सिर्फ ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे 2 लिखा होता तो फिर भी इसका कोई भी अगर एंट्री आ गई है ना तो उसका ऑर्डर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा C1, तो हम लिखेंगे कि 1/1। तो ऑर्डर उसी केस में होगा जब आपके पास एक एम्प्टी मैट्रिक्स है, फिर तो उसका ऑर्डर 0/0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी 0/1 आ जाए, 0/2 आ जाए, इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इसलिए हुआ क्योंकि इक्वालिटी कभी भी हम एक मैट्रिक्स में नहीं देख सकते। हमें इक्वालिटी देखने के लिए हमेशा 2 मैट्रिक्सेस के जो है ना, मैट्रिक्स एक के लिए मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 के लिए मैट्रिसेस की ज़रूरत होती है। उस एक मैट्रिक्स है, उसको हम कैसे कहेंगे कि ये B के इक्वल है। इक्वालिटी कैसे हम कहेंगे कि A = B है, उसके लिए 2 कंडीशन बताई हुई हैं। अगर आपके पास कोई भी उन 2 मैट्रिक्सेस होंगी और एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि ये मैट्रिक्सेस क्या इक्वल हैं या नहीं हैं, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। आपने 2 चीज़ें देखनी है उसके अंदर। एक तो देखना है कि अगर A का ऑर्डर = आ जाएगा B के ऑर्डर के, तो वो मैट्रिक्स इक्वल होगी। और दूसरी क्या चीज़ है, देयर मीन्स A और B ये दोनों, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। व्हाट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इसको बाय एग्जांपल मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास हम लोग ले लें, हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 4 2 6, और दूसरी हमने मैट्रिक्स ले ली है 4 2 9 8 2 6। अच्छा, अब ये देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इक्वालिटी में के लिहाज से मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि फिट आती है या नहीं आती, वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम कैसे देखते हैं। ये हमारे पास B है और ये हमारे पास A है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हम कैसे, एंट्रीज़ मैंने बता दिया था कि जो भी एलिमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं वो हमारे पास एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ क्या होता है, ये 1 है ना, तो 1 और 4 ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं। इसी तरह 3 और 2 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं। 5 9, इसी तरह 4 8, 2 2 6 एंड 6 ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। जब भी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, आपने देखना है कि उसका ऑर्डर एक मैट्रिक्स का क्या दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है या नहीं है, और दूसरा आपने देखें कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, ठीक है, इस पर हम इम्प्लाई करते हैं कि क्या ये होती है या नहीं। ये देखें, ये है 1 3 5 4 2 6 4 2 9 8 2 6, तो इस पर हम अप्लाई करते हैं। ये देखें, ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B को इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर चेक करें ज़रा, 1 3 5, ये है R1, ये है हमारे पास R2, ठीक है, और यानी 2 रोज़ हैं हमारे पास, R हमारे पास 2 है, और कॉलम 1 2 3 C हमारे पास आ गया 3, यानी कि M/N के तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इसका ऑर्डर चेक करते हैं आप। ये हमारे पास 2 रोज़ यानी R2 आ गई, और ये हमारे पास आ गई 3 कॉलम, C हमारे पास आ गया 3। तो M/N के क्राइटेरिया को देखें तो हमारे पास आ जाएगा 2
बाय 3, ये आ गया हमारे पास 2/3, ये भी आ गया हमारे पास 2/3। इसका मतलब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है या नहीं है। अभी हमने सिर्फ ये प्रूव किया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कंडीशन नंबर 1 है ना, वो हमारे पास सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है। बट अभी हमने ये नहीं कह सकते हम कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इक्वालिटी के लिए सेकंड कंडीशन का भी जो है फुलफिल होना ज़रूरी है। अब हम यहीं पर ही देख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है या नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल है या नहीं है। तो वो सिंपली देख के भी बंदा जो है ना वो जजमेंट कर सकता है कि ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि हमने ले ली है मैट्रिक्स, सपोज्ड हम ले लेते हैं मैट्रिक्स जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ना, वो ये है 1 4 3 2, और एक मैट्रिक्स हमने ले ली 1 -4 2 + 1 4 -2। अच्छा, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आ गई ए मैट्रिक्स। कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल लेटर को यूज़ करते हुए ही नाम होना चाहिए। हमारे पास ए और ये बी दो मैट्रिसेस हमने ले ली। इसकी इक्वालिटी इसकी हमने देखनी है कि ये हमारे पास इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। 1 2 m/n की कैटेगरी को जब हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। और जब हमने इधर देखा m/n, तो हमने यही कहा कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। अच्छा, इस चीज़ से परेशान नहीं होना, 2 + 1 और 4 - 2 लिखा हुआ है, ये चीज़ भी मैट्रिक्स में यूज़ होती है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। बस उन्होंने 2 + 1 लिख दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, बी को जब हमने सिंप्लीफाई किया, अब अच्छा पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास हो चुकी है सेटिस्फाई। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसका मतलब कंडीशन 1 हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड कंडीशन में हम बी को सिंप्लीफाई करें, अगर 1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2, और ए हमारे पास क्या था 1 3 -4 और 2, ठीक है। तो अब देखें, अब इसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करने वाले हैं। 1 का 1, 3 का 3, -4 का -4, 2 का 2। इसका मतलब अब जो है ना वो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है कि जी पहले में ये था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो भी हो चुका है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम आ गई हैं। अब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल्स टू बी के है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है या नहीं है। कोशिश क्या करें, जो भी चीज़ आप आखिर में प्रूफ कर देते हैं उसको आप ब्लॉक कर दिया करें। आपको ब्लॉक करने की हैबिट होगी तो जो भी चेकर होगा या जो भी फर्स्ट टाइम आपका ऐसे कोई क्वेश्चन देखेगा तो उसकी फ़ौरन यहाँ नज़र पड़ेगी और उसको पता चलेगा कि जी इसको ये क्वेश्चन आता है। और आपको भी जब आदत हो जाएगी तो आपने इस चीज़ को अपनी आदत बिल्कुल पक्की कर देनी है कि जो भी चीज़ आपने प्रूफ कर लेनी है, जो भी आपका आंसर आए उसको फ़ौरन ब्लॉक कर दें, तो ये प्रोमिनेंट हो जाता है इस तरह। इसका मतलब ये चीज़ हमारी हो चुकी है प्रूफ। और सिंपली एंड में मैं ये बताऊंगी कि जो आपने चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में सिर्फ एंट्रीज़ ही नहीं, जो साइन यूज़ हो रहे हैं ना, अगर यहाँ पे -4 है और यहाँ पे अगर सिर्फ 4 होता तब भी ये दोनों सेम नहीं होंगी, साइन भी सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है दोनों वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट मेरी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप्स जो है मैट्रिसेस की वो कौन कौन सी होती हैं, और इंशाल्लाह ये आगे जो है ना ये हमने सारा इसी के बारे में पढ़ना है।